अध्याय 478 शांति होटल के भीतर। अनजाने में ही रोहित सोफे पर सो गया था। हालांकि उसका शरीर उसे बिना खाए पिए या सोए लंबे समय तक रहने की अनुमति देता था, लेकिन ट्रेनिंग बेस पर घोस्ट एनवॉय प्रेत दूत के साथ हुई मुठभेड़ के बाद वह मानसिक रूप से बेहद थक गया था। वह निरंतर तंत्रिका विकृत तनाव, जैसे हर पल एक तंग रस्सी पर चलना, किसी भी चीज से अधिक थका देने वाला था। ये पहले से ही प्रभावशाली था कि रोहित इतनी देर तक टिका रहा। आखिरकार अधिकांश भूत नियंत्रकों की मानसिक स्थिति अक्सर काफी खराब होती है। यदि वे डर, घबराहट, अनिद्रा, भूख की कमी, व्यामोह और कई अन्य लक्षणों से पीड़ित होते हैं, तो ये संकेत देता है कि भूत नियंत्रक की मानसिक स्थिति पतन की ओर बढ़ रही है। सामान्य रूप से खाने और सोने में सक्षम होना ये दर्शाता है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति समस्याग्रस्त नहीं है। हालांकि जब रोहित पहली बार भूत नियंत्रक बना था, तब उसकी मानसिक स्थिति वास्तव में बहुत खराब थी। लेकिन अब जैसे जैसे उसके भीतर का भूत धीरे धीरे नियंत्रण में आया, चाहे अनुभवों से सीखने के कारण हो, उसने अपनी समस्याओं में महत्वपूर्ण सुधार देखा था। फिर भी वह बस इतना ही था। वह अभी भी अपने भीतर के भूत से सूक्ष्म रूप से प्रभावित हो रहा था, धीरे धीरे कुछ भावनाओं को खो रहा था, यहाँ तक कि एक सामान्य व्यक्ति की भावनाओं को भी। जहाँ रोहित सो सकता था, वहीं कुछ लोग अनिद्रा से पीड़ित थे। नीचे की मंजिलों पर यह भूत नियंत्रक आमिर का कमरा था। रोहित और अन्य लोगों के साथ ट्रेनिंग बेस पर समझ से परे अलौकिक घटनाओं को देखने के बाद उसने उन अनसुलझी अलौकिक घटनाओं का स्वाद चखा था जिसने उसके दिल पर एक भयानक साया डाल दिया था। वह सोचता था कि अलौकिक घटनाएं सबसे बुरे दौर में साधारण लोगों के लिए खतरा पैदा करती हैं, लेकिन भूत नियंत्रकों के लिए नहीं। अगर वे इसे संभाल नहीं सके तो वे भाग सकते थे। इस प्रकार वह काफी आश्वस्त और शांत था। लेकिन घोस्ट एनवॉय की घटना ने उसे एक कड़ा सबक सिखाया। इस तरह के अपरिहार्य आतंक, इस अभेद्य अस्तित्व जिसने कोई कमजोरी नहीं दिखाई, ने उसके साहस को ध्वस्त कर दिया। तो दुनिया में ऐसी अलौकिक घटनाएं भी थीं जहां भूत नियंत्रक खुद को कमजोर और असहाय महसूस करते थे। भले ही वह जीवित बच गया, लेकिन जब भी वह याद करता कि क्या हुआ था, वह अपने भ्रम से जाग जाता था और उसे पहले ही कई बार अनिद्रा का अनुभव हो चुका था। फिर से सो नहीं पा रहा, धिक्कार है। आमिर ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, उसका चेहरा ठंडे पसीने से ढका हुआ था। जैसे ही उसने आंखें बंद की, सोने की कोशिश की, उसे ऐसा लगा जैसे वह वापस उसी अंधेरी जगह पर है, अलग थलग और असहाय, डरावने भूतों से घिरा हुआ जो संभवतः किसी भी क्षण घात लगाकर बैठे हों। कभी कभी उसे लगता था कि भूत ठीक उसके पास था, कभी वास्तव में गया ही नहीं। कमरा रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन उसे सुरक्षा का जरा भी एहसास नहीं हुआ। इस रफ्तार से मैं अंततः पागल हो जाऊंगा। आमिर अपने दिल में जानता था कि वह मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अनुभव कर रहा है। उसने कभी कभी मुख्यालय के कुछ दस्तावेजों को देखा था और जानता था कि कई पूर्व भूत नियंत्रकों ने मनोवैज्ञानिक समस्याएं विकसित की थीं, वे पागल हो गए थे या आत्महत्या सहित चरम कदम उठाए थे। विफलता के ऐसे मामलों को हालांकि उजागर नहीं किया गया था, अधिकांश फाइलों को बस संग्रहित कर दिया गया था। ठीक उसी तरह जैसे ट्रेनिंग बेस की इस घटना के साथ हुआ। मृतभूत नियंत्रक अभिलेखागार में केवल एक संख्या बनकर रह जाएंगे, किसी को याद नहीं रहेंगे। वहाँ कौन है वह? अचानक जैसे ही आमिर फिर से सोने की कोशिश करने वाला था, उसने अपनी आंख के कोने से कुछ पकड़ा और अचानक अपने कमरे के दरवाजे के बाहर फर्श पर एक छायादार आकृति देखी, जैसे कि कोई वहां खड़ा हो। बाहर की छाया से कोई हलचल नहीं हुई और किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। आमिर ने तुरंत त्योरियां चढ़ाईं, बिस्तर से उठा और कमरा छोड़ दिया। लेकिन जब वह लिविंग रूम में आया तो उसे कोई नहीं मिला, यहाँ तक कि दरवाजा खोलने का कोई निशान भी नहीं था। आमिर कमरे में परावर्तित रोशनी को देखने के लिए वापस मुड़ा। क्या छाया गायब हो गई थी? असंभव, मैंने अभी जमीन पर स्पष्ट रूप से एक छाया देखी थी, मैं निश्चित रूप से गलत नहीं था, उसने अपनी पीठ पर ठंडे पसीने के साथ चौंकते हुए कहा। उसने एक बार फिर आसपास का जायजा लिया। विशाल और उज्ज्वल लिविंग रूम भयानक रूप से शांत था। ट्रेनिंग बेस छोड़ने के बाद आमिर को अचानक लगा कि कुछ ठीक नहीं है। वह नहीं जानता था कि यह उसकी तनावपूर्ण मानसिक स्थिति थी जो गलत थी, या वास्तव में अभी कमरे में कुछ गड़बड़ थी, या शायद कोई भूत नियंत्रक गुप्त रूप से उस पर नजर रख रहा था। मुझे पहले रहने की जगह बदल लेनी चाहिए, आमिर ने सोचा। यहाँ कुछ असामान्य था या नहीं, इसकी परवाह किए बिना उसने जल्दी से अपना सामान बांधा और जल्दी से रहने का स्थान छोड़ दिया। ये जगह कभी भूतिया थी, जहाँ पहले एक दुष्ट भूत के पुनरुत्थान के कारण किसी की मृत्यु हो गई थी। शायद कुछ अलौकिक घटनाओं को नजरअंदाज कर दिया गया था। इसके अलावा चूंकि यह एक होटल था जहाँ भूत नियंत्रक रुकते थे, इसलिए इसका कुछ असामान्य होना तय था। पहले से ही मनोवैज्ञानिक रूप से डरा हुआ, वह अब असाधारण रूप से संवेदनशील और थोड़ा अंधविश्वासी भी हो गया था। जल्द ही आमिर पिंगोन होटल से ऐसे भाग गया जैसे किसी आपदा से बच रहा हो। उसने अब यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं की, केवल शहर की हलचल में सुरक्षा का एक अंश महसूस किया। बाकी लोगों को आमिर के जाने के बारे में पता नहीं था।
वे किसी भूत नियंत्रक के अस्थायी निकास की परवाह नहीं करेंगे, खासकर जब संबोधित करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हों। घोस्ट कॉफिन, प्रेत ताबूत की घटना अभी खत्म नहीं हुई थी। हालांकि यह अच्छी खबर थी कि रोहित और अन्य लोग जीवित निकल आए थे। जब तक अलौकिक घटना का स्रोत बना रहता, भयानक घटनाएं घटती रहतीं। टिंग टिंग, फोन की अचानक घंटी ने सन्नाटा तोड़ दिया। रोहित के कमरे में सोफे के सामने कॉफी टेबल पर रखे एक सैटेलाइट पोजीशन फोन ने बजना शुरू कर दिया। गहरी नींद में सो रहा रोहित घंटी की आवाज से झटके से जाग गया, लगभग तुरंत ही होश में आ गया। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और यहां तक कि उसकी घोस्ट आइज प्रेत आंखें भी प्रकट हो गईं, जो एक हल्की लाल चमक में लिपटी हुई थीं। यह एक अतिरंजित अवचेतन प्रतिक्रिया थी, ठीक उसी तरह जैसे एक पेशेवर मुक्केबाज सहज रूप से जवाबी मुक्का मारता है। रोहित ने एक भूत नियंत्रक के रूप में धीरे धीरे ये सहज शारीरिक प्रतिक्रिया विकसित कर ली थी। मैं कितनी देर सोया था? रोहित ने अपनी स्थिति का आकलन किया और उसके शरीर के चारों ओर की लाल रोशनी धीरे धीरे बुझ गई। उसने अपने पास से आवाज निकाल रहे सैटेलाइट फोन पर नजर डाली। ये संकेत दे रहा था कि एक ऑपरेटर जुड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या पूनम मुझे ढूंढ रही है? उसकी निगाह थोड़ी बदली और बिना उठे उसने आलस से फोन उठाया और कॉल का जवाब दिया। मैं हूँ, रोहित। पूनम की आवाज़ फोन के माध्यम से तुरंत चिंतित सुनाई दी। रोहित, कुछ हुआ है? क्या हुआ? रोहित ने पूछा। उसके शब्दों पर उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। घोस्ट एनवॉय की रोकथाम विफल हो गई। अरूप गुप्ता के अभियान में बाधा आई है और उन पर एक अलौकिक शक्ति द्वारा हमला किया गया था। पूनम ने उसे संक्षेप में उन घटनाओं के बारे में बताया जो उसके सोने के दौरान हुई थीं। रोहित ने कहा, अलौकिक घटनाओं से निपटने में विफलता हर समय होती है, यह कोई नई बात नहीं है। अरूप गुप्ता की सुरक्षा करने वाले 1 दर्जन से अधिक शीर्ष भूत नियंत्रकों के साथ, भले ही वे इसे संभाल न सकें, वे फिर भी निकल सकते हैं। तुम मुझसे संपर्क क्यों कर रही हो? वह उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं था। ये लोग ट्रेनिंग बेस वाले लोगों की तरह नहीं थे, वे तैयारी के साथ गए थे, भूत की आदतों को पहले से जानते थे। साथ ही उसने सफलतापूर्वक यादों को बदल दिया था, जिससे भूत के आतंक स्तर में कम से कम एक पायदान की कमी आई थी। यहां तक कि नौसिखिए भूत नियंत्रक भी घातक खतरे में नहीं होते। बेशक घोस्ट एनवॉय को जबरदस्ती रोकने में जोखिम शामिल थे। तुम सही कह रहे हो, अरूप गुप्ता वास्तव में निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने आखिरी क्षण में अपना मन बदल लिया, पूनम ने आगे कहा। अरूप गुप्ता की मूल योजना दुष्ट आत्मा को घोस्ट कॉफिन में वापस भेजने की थी, जिससे पिछली स्थिति बहाल हो सके। हालांकि यह सफल रहा, लेकिन घोस्ट कॉफिन को समय पर सुरक्षित नहीं किया जा सका और फिर उसमें परिवर्तन हुआ, जिससे भूत फिर से जल्दी बाहर आ गया, उसने समझाया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रोहित कुछ पल के लिए ठिठक गया। उत्परिवर्तन, इस शब्द ने उसे महसूस कराया कि उपेंद्र गुप्ता की किस्मत हाल ही में खराब रही है। दरअसल घोस्ट कॉफिन के फिर से भूत के संपर्क में आने के बाद किसी अप्रत्याशित परिणाम की संभावना थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी होगा। हालांकि वह हैरान नहीं था। क्या हंग्री घोस्ट भूखा भूत से निपटने के दौरान उत्परिवर्तन नहीं हुए थे? हंग्री घोस्ट विकसित होता रहा, हर चरण में अपना पैटर्न बदलता रहा। चूंकि घोस्ट कॉफिन को एस ग्रेड अलौकिक घटना के रूप में परिभाषित किया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसमें भी उत्परिवर्तन हो सकते थे। उन्होंने जाने से इनकार क्यों किया? रोहित ने पूछा। क्योंकि अरूप गुप्ता घोस्ट कॉफिन को अपने साथ ले जाने पर अड़े थे। उनका मानना था कि घोस्ट कॉफिन लंबे समय तक भूत के संपर्क में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे अपरिवर्तनीय और भयानक परिणाम हो सकते हैं। इसके अलावा अरूप गुप्ता ने सोचा कि भले ही इसके लिए कुछ शीर्ष भूत नियंत्रकों का बलिदान देना पड़े, घोस्ट कॉफिन को हटाना सार्थक होगा। पूनम ने उत्तर दिया। क्या इस पर कोई सहमत होगा? बस उन्हें बांधो और ले जाओ, रोहित ने कहा। आखिरकार वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है। लेकिन ली जून और अनिकेत सहमत हो गए, पूनम ने कहा। क्या अनिकेत भी इसमें शामिल था? रोहित हैरान रह गया। वह पहले मुख्यालय की बैठक के विशिष्ट विवरणों से अवगत नहीं था और उसे उम्मीद नहीं थी कि अनिकेत भी घोस्ट एनवॉय की घटना में शामिल होगा। अध्याय 479 ओवरटाइम वेतन। पूनम से पूछने के बाद रोहित को पूरी जानकारी मिली। आपातकालीन मुख्यालय की बैठक में भाग लेने वालों की संख्या वास्तव में काफ़ी अधिक थी। न केवल अनिकेत इसमें शामिल था, बल्कि जयपुर मुख्य शहर से अस्थायी रूप से स्थानांतरित की गई सुनीता भी वहां थी। साथ ही जयपुर मुख्य शहर के कई अंतर्राष्ट्रीय भूत शिकारी भी मौजूद थे, जैसे हवाई अड्डे पर मिला वह गर्ममिजाज सौम्यजीत और किशन, जिसने उसे टीम बनाने के लिए आमंत्रित किया था। वहां प्रीतम भी था, जिसने पहले जयपुर शहर का समर्थन किया था। बेशक वहां कुछ ऐसे शीर्ष भूत शिकारी भी थे जिनके नाम रोहित ने नहीं सुने थे और जिन्हें वह पहचानता नहीं था। यदि स्थिति की तात्कालिकता और जयपुर मुख्य शहर में भूत शिकारियों की उपस्थिति बनाए रखने की आवश्यकता न होती, तो भाग लेने वालों की संख्या और भी अधिक होती। जब रोहित ने सुना कि उसके कई परिचित इस घटना में शामिल थे, तो वह अपनी त्योरियां चढ़ाए बिना नहीं रह सका। यह अप्रत्याशित था।
सच तो यह है कि वह अनिकेत और सुनीता को इस अलौकिक घटना में शामिल करने का बहुत इच्छुक नहीं था। हालांकि उसने इस घटना के खतरे को कुछ हद तक प्रबंधित कर लिया था, लेकिन भूत के स्वयं के आतंक को देखते हुए सबसे अच्छा तरीका इससे दूर रहना ही था। भले ही वे अब ऐसे भूत शिकारी थे जिन्होंने 2 भूतों को वश में कर लिया था, लेकिन यदि उत्परिवर्तन हुआ तो 2 भूतों को नियंत्रित करना भी शायद पर्याप्त नहीं होगा। घोस्ट एनवॉय के नाम से जाना जाने वाला ये भूत शुरुआत से ही 6 भूतों के अस्तित्व को दबा सकता था। यदि वे लोग आग से खेलें और भूत को उसकी पिछली कार्यप्रणाली वापस पाने दें तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। हालांकि तथ्य यह है कि पूनम के पास अभी भी मुझे फोन करने का समय था, ये दर्शाता है कि स्थिति उतनी भयानक नहीं है जितनी मैंने कल्पना की थी। रोहित ने बाद में अपने निराशावादी विचारों को खारिज कर दिया। उसे लगा कि यह कॉल मदद की पुकार से ज्यादा मदद का अनुरोध था। चूंकि जयपुर मुख्य शहर में अन्य अधिक प्रभावशाली भूत शिकारी थे, यदि यह मदद की पुकार होती तो वे निश्चित रूप से पहले उनके बारे में सोचते। रोहित में अभी भी कुछ आत्म जागरूकता थी। तो क्या इसका मतलब यह है कि अरूप गुप्ता के साथ कुछ लोगों को घोस्ट कॉफिन को पुनः प्राप्त करने के उनके प्रयास में खतरे का सामना करना पड़ा है? रोहित ने कहा, लेकिन निश्चित रूप से हर कोई अरूप गुप्ता के साथ जोखिम उठाने को तैयार नहीं होगा, है ना? हालांकि उनकी पहचान विशेष है, लेकिन ऐसी अलौकिक घटना के सामने हर कोई उनके आदेशों का पालन करने को तैयार नहीं होगा। हाँ, जैसा कि तुमने अनुमान लगाया था, वास्तव में कई लोग हैं जिनका प्रोफेसर अरूप गुप्ता के साथ मतभेद हुआ है और वे अस्थायी रूप से खतरनाक क्षेत्र से भाग गए हैं। रोहित ने कहा, तो आप मुख्यालय की ओर से पूछ रही हैं कि मैं इस अलौकिक घटना से कैसे निपटूंगा? मुख्यालय आपकी योजना सुनना चाहेगा यदि आपके पास कोई है, खासकर क्योंकि आपके द्वारा पहले दी गई जानकारी वास्तव में बहुत मददगार थी। घोस्ट एनवॉय घटना के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, पूनम ने कहा। रोहित की आंखें सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था कि अब वह अपने अनूठे ज्ञान को अच्छी कीमत पर बेच सकता है। अन्यथा वह इस सैटेलाइट फोन को अपने पास क्यों रखता और बिना किसी लाभ के काम करता रहता? शायद ऐसे समय में बेहतर कीमत के लिए स्थिति का फायदा उठाना कुछ हद तक अनैतिक लग सकता है, लेकिन उसके जीवित रहने का एकमात्र कारण वे चीजें थीं जो उसने कड़ी मेहनत से अर्जित की थीं। यदि उसने पहले रुबल से लाइफ सेविंग डॉल्स और घोस्ट कैंडल्स का अनुरोध नहीं किया होता तो वह ट्रेनिंग बेस की घटना में जीवित नहीं बच पाता। मेरे पास इससे निपटने की योजना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं बातचीत जारी रखने के लिए तैयार हूं, आप मेरे पिछले खर्चों की भरपाई करें। व्यवसाय व्यवसाय है और एहसान दूसरी बात, रोहित ने कहा। पूनम ने उत्तर दिया, आप चाहते हैं कि मुख्यालय किन खर्चों की भरपाई करे? लाल घोस्ट कैंडल्स और एक कपड़े की गुड़िया। मेरा छोटा स्टॉक कल पूरी तरह से खत्म हो गया था और इसके बिना मुझे घोस्ट एनवॉय घटना में फिर से शामिल होने का ज्यादा भरोसा नहीं है, रोहित ने कहा। एक पल रुकिए, मैं मंत्री जी से आवेदन करती हूँ, पूनम ने कहा। उसे रोहित के अनुरोध में कुछ भी अनुचित नहीं लगा। हर बार जब वह किसी अलौकिक घटना में शामिल होता था तो उसने इन विशेष वस्तुओं का उपयोग किया था, इसलिए प्रतिपूर्ति उचित थी। इसके अलावा वह न केवल घोस्ट एनवॉय घटना से जीवित बचा था, बल्कि उसने 4 भूत शिकारियों को भी बचाया था, जो एक महत्वपूर्ण योग्यता थी। प्रतिपूर्ति अनुरोध स्वीकृत होने की संभावना थी। शायद इसलिए कि स्थिति गंभीर थी, पूनम की तरफ का संचार जल्दी से स्थानांतरित कर दिया गया। रोहित, मैं हूँ, उपमंत्री अधीरा। हमने जयपुर शहर के बाहरी इलाके में बात की थी, आपको याद होगा, एक स्थिर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आवाज आई। उपमंत्री जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। आप सुबह सुबह काम कर रहे हैं, क्या आपने नाश्ता किया? आप शायद पूरी रात एक पल भी नहीं सोए, रोहित ने मुस्कुराहट के साथ कहा। अस्थायी बैठक कक्ष में रोहित की आवाज सुनकर अधीरा के चेहरे की मांसपेशियां फड़क गईं और उन्होंने कहा, आपका अनुरोध स्वीकृत है। हम आपको पिछली वस्तुओं की प्रतिपूर्ति करेंगे। आपने इस बार अच्छा काम किया। हालांकि समस्या का समाधान नहीं हुआ है, लेकिन आपने कई भूत शिकारियों को जीवित रहने में मदद की। बस इसके खत्म होने तक प्रतीक्षा करें, फिर आपको आधिकारिक तौर पर सम्मानित किया जाएगा। जब व्यवसाय की बात आई तो वह रोहित की योग्यताओं की पुष्टि कर रहे थे। क्या पूनम ने आपसे उल्लेख किया कि आपके पास इस स्थिति से निपटने की कोई योजना है? उन्होंने सीधे पूछा। रोहित ने कहा, मैं यह नहीं कह सकता कि मैं इसे संभाल सकता हूं। कम से कम उस घोस्ट डोमेन से कुछ लोगों को बचाना कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को पूरी तरह से हल करना मेरी क्षमताओं से परे है। शायद उपमंत्री को किसी अधिक शक्तिशाली घोस्ट मास्टर को लाने पर विचार करना चाहिए। इतना ही काफी है, बस दूसरों को बाहर निकालना ही अच्छा है। मुख्यालय बाकी संभाल लेगा, अधीरा ने कहा। चूंकि उपमंत्री इतने स्पष्टवादी हैं, तो इसके बारे में क्या ख्याल है, खतरे के भत्ते का क्या? रोहित ने कुछ शर्मिंदा होते हुए कहा। तुम्हें खतरे का भत्ता भी चाहिए? अधीरा की आवाज अचानक बढ़ गई। अस्थायी बैठक कक्ष के अन्य सभी कर्मचारी उनकी दिशा में देखने लगे। रोहित ने गंभीर स्वर में कहा, देखिए, खतरे का भत्ता होने से व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है, आप जानते हैं, और काम करने के लिए अधिक प्रेरणा मिलती है।
क्या तुम सबको बाहर निकालने की गारंटी दे सकते हो? गुस्से में आकर अधीरा ने कम्युनिकेटर नीचे रखा, उसके पास एक घेरे में टहले और दोबारा कम्युनिकेटर उठाने से पहले लगभग अपने दांत पीस लिए। रोहित ने कहा, अगर भत्ता अच्छा है तो मैं आपको अपनी जान भी बेच सकता हूँ। बेशक, उसका मतलब पैसे से नहीं था, बल्कि घोस्ट कैंडल्स और बुढ़िया जैसी चीज़ों से था, अजीब, विशेष वस्तुएं जो उसे अलौकिक घटनाओं को संभालने में मदद कर सकें या उसे जीवित रहने में मदद कर सकें। ठीक है, मैं सहमत हूँ। तुम्हें तुम्हारा भत्ता मिल जाएगा। मैं तुम्हें बाद में एक सूची दूंगा जिसमें से तुम चुन सको, अधीरा ने कहा। उसमें क्या है? ये घोस्ट कैंडल से बुरा नहीं होगा, ये निश्चित है। यह अत्यधिक वर्गीकृत है। और मत पूछो, यदि तुम पूछते भी तो मैं तुम्हें नहीं बताता। यदि तुम सहमत हो तो तत्काल कार्रवाई करो, अधीरा ने कहा। वह नहीं चाहते थे कि स्थिति और बिगड़े। यदि उन्हें और अधिक सेना जुटानी पड़ी तो यह अनिवार्य रूप से उच्च अधिकारियों को सचेत कर देगा और जयपुर शहर की स्थिरता को भी प्रभावित कर सकता था। बड़ी तस्वीर के लिए उन्हें उपमंत्री के रूप में अपने अधिकार के भीतर घोस्ट एनवॉय घटना को हल करना था। रोहित उनके पास मौजूद उम्मीदवारों में से सबसे उपयुक्त था। बेशक, अन्य विकल्पों की तुलना में रोहित एक प्राथमिकता थी। आखिरकार अधीरा एस क्लास अलौकिक घटनाओं को सुझाने के समृद्ध अनुभव वाले किसी व्यक्ति की अनदेखी नहीं करेंगे। हालांकि यदि रोहित समस्या को हल करने में असमर्थ होता तो उनके पास अन्य विकल्पों की तलाश करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। उनके आश्चर्य के लिए चीजें सुचारू रूप से चलीं और रोहित में वास्तव में वर्तमान कठिन मुद्दे से निपटने की क्षमता थी। अधीरा अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे और तुरंत निर्णय लिया। घोस्ट कैंडल से भी कीमती कुछ और अत्यधिक गोपनीय। रोहित की निगाहें थोड़ी चमकीं। वास्तव में संगठन का भंडार कम आंकने वाली चीज नहीं थी। उसे याद था जब वह पहली बार घोस्ट मास्टर बना था, घोस्ट कैंडल की फाइलें तभी सार्वजनिक की गई थीं और कुछ मंजूरी के साथ उन तक पहुंचा जा सकता था। और फिर उन बुलियों की फाइलें जो मृत्यु में किसी का स्थान ले सकती थीं, उन्हें सार्वजनिक किया गया, जिन्हें वह अब अपनी वर्तमान मंजूरी के साथ देख सकता था। उसे क्या पता था कि उनके अलावा ऐसी बहुत सी चीजें थीं जिन्हें अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया था। मैं तैयार हूँ। रोहित के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। वह अनिकेत और सुनीता को इस अलौकिक घटना में फंसे हुए जीवित या मृत की स्थिति में नहीं देख सकता था। आखिरकार वे उसकी टीम के सदस्य थे जिन्हें उसने कड़ी मेहनत से भर्ती किया था। उन्हें बस छोड़ा नहीं जा सकता था, उसे उन्हें बचाना ही था। भविष्य में अलौकिक घटनाओं के साथ टकराव में उसे अभी भी टीम के साथियों की मदद की आवश्यकता होगी। यदि वह अकेला होता तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता। इसके अलावा मुख्यालय इस बार काफ़ी ईमानदारी दिखा रहा था, प्रतिपूर्ति की पेशकश कर रहा था और वास्तव में खतरे का भत्ता भी प्रदान कर रहा था। अब प्रयास न करना निश्चित रूप से दूसरों की आलोचना का कारण बनता। लेकिन जब से उसने इस व्यवसाय में कदम रखा था, उसने कभी लोगों को निराश नहीं किया था, उसमें वह बुनियादी ईमानदारी थी। इस बार बस लोगों को बचाना है और उस चीज़ के संपर्क से बचना है। अभी भले ही मैंने प्रेतों के पुनरुत्थान के मुद्दे को हल कर लिया है, मुझे यकीन नहीं है कि मैं उस घोस्ट एनवॉय को हिरासत में ले सकता हूँ। शुक्र है, ऐसा लगता है कि मुख्यालय ने अन्य व्यवस्थाएं की हैं और बस चाहता है कि मैं लोगों को बचाऊं, उसने कहा। रोहित ने अपनी एक मोटी कार्ययोजना बनाई, फिर उसके शरीर पर मौजूद घोस्ट आई से एक लाल रोशनी चमकी। वह खिड़की से बाहर उड़ गया, शहर के आसमान को पार करते हुए उपनगरीय दिशा की ओर बढ़ गया। अगले ही पल वह सोफे से गायब हो गया। बिना किसी अन्य अलौकिक प्रभाव के उसका घोस्ट डोमेन आसानी से एक मध्यम आकार के शहर को कवर कर सकता था। यदि वह सीमा को नियंत्रित करता तो वह दो शहरों के बीच तुरंत टेलीपोर्ट कर सकता था। दूसरों से अनजान रोहित अब वह कमजोर और संघर्ष करने वाला व्यक्ति नहीं था जो वह कभी हुआ करता था। वह वास्तव में घोस्ट आई नाम का हकदार था। अध्याय 480 जवाबी आक्रमण। प्रोफेसर अरूप गुप्ता वास्तव में काफ़ी जिद्दी हैं, उनमें से एक ने कहा। वे निकल सकते थे लेकिन बीच रास्ते में उन्होंने जबरन घोस्ट कॉफिन को साथ ले जाने के लिए अपना मन बदल लिया। क्या ये मुसीबत को दावत देना नहीं है? वह चीज़ अब एक भूत के कब्जे में है, इसलिए यदि आप घोस्ट कॉफिन को दूर ले जाना चाहते हैं तो आपको भूत को बाहर निकालना होगा। इसके अलावा इसमें कुछ अप्रत्याशित बदलाव हुए हैं और यह अविश्वसनीय रूप से खतरनाक हो गया है। जयपुर के एक उपनगरीय इलाके में प्रयोगशाला के पास कई लोग एक पहाड़ी पर खड़े थे, उस क्षेत्र को देख रहे थे जो धीरे धीरे अंधेरे से ढका जा रहा था। घोस्ट डोमेन फिर से बन गया था और उसके परे इसके भीतर कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ था जो स्पष्ट रूप से कई भूतों की क्षमताओं को प्रकट कर रहा था। निश्चित रूप से प्रोफेसर अरूप गुप्ता ने मौके पर कुछ और भी महत्वपूर्ण खोजा है जिसने उन्हें घोस्ट कॉफिन ले जाने का निर्णय लेने पर मजबूर किया। रोहन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, आखिर उन्होंने ऐसा क्या पाया कि एक भूत के चंगुल से उस ताबूत को छीनने की कोशिश करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा जोखिम उठाया और अपना मन बदल लिया। अरूप गुप्ता जिस चीज़ को इतना महत्व देते थे वह निश्चित रूप से अत्यंत मूल्यवान रही होगी।
दुर्भाग्य से रोहन इसके पीछे के रहस्यों का अनुमान लगाने के लिए बहुत कम जानता था। चाहे प्रोफेसर अरूप गुप्ता ने कुछ भी खोजा हो, वर्तमान स्थिति को देखते हुए यही सबसे अच्छा तरीका है। भूत अब हिलता हुआ नहीं दिख रहा है। चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं, और भले ही हम इसे नियंत्रित न कर सकें, कम से कम ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बोलने वाला किशन था। उसने पहले प्रोफेसर अरूप गुप्ता और अन्य लोगों से असहमति जताई थी। उसका मानना था कि आगे के साहसिक कार्य का जोखिम सार्थक नहीं था। संकट के दौरान इस संक्षिप्त असहमति के कारण दो बिल्कुल अलग परिणाम सामने आए। एक समूह सफलतापूर्वक खतरनाक क्षेत्र से बाहर निकल गया था जब घोस्ट एनवॉय की घटना फिर से पनप रही थी, और दूसरा समूह अरूप गुप्ता के साथ वापस घोस्ट डोमेन में चला गया था। तुम सही कह रहे हो। क्या फाइलों से हमें जितनी खतरनाक जगहों के बारे में पता है वे काफ़ी नहीं हैं? जयपुर शहर के कई समस्याग्रस्त इलाकों का समाधान नहीं हुआ है। एक और बढ़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी और ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई। जयपुर शहर अलौकिक घटनाओं से रहित नहीं था। वहां अलौकिक घटनाएं हुई थीं, जिनमें से कुछ सुलझ गई थीं, अन्य को सील कर दिया गया था, और चूंकि वे नियंत्रित थीं, इसलिए लोग बहुत अधिक चिंता नहीं करते थे। मुख्यालय को सूचित कर दिया गया है, वे बचाव की व्यवस्था करेंगे। बाकी अब हमारी चिंता नहीं है। अब वापस लौटने का समय आ गया है, रोहन ने कहा, क्योंकि उसने अंधेरे होते घोस्ट डोमेन पर नजर डाली। वह ऐसे खतरे का सामना नहीं करना चाहता था और उसमें गिरने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। हाल के बदलावों ने उसे अपने सामने मौजूद भयावहता के प्रति सचेत कर दिया था। एक ऐसी इकाई जिसमें अन्य भूतों को दबाने की क्षमता हो और जो लगातार अलौकिक घटनाएं प्रदर्शित कर रही हो, किसी भी भूत नियंत्रक को आसानी से मार सकती थी। यदि उसने खुद इसका अनुभव नहीं किया होता तो उसके लिए ये कल्पना करना मुश्किल होता कि कल के ट्रेनिंग कैंप के नौसिखियों का समूह वास्तव में इस भयानक जीव से जीवित बच निकलने में सफल रहा था। नियंत्रित करने में असमर्थ, निपटने में असमर्थ, अंतहीन पुनरारंभ क्षमताएं रखने वाला, अन्य भूत नियंत्रकों को दबाने में सक्षम, और स्पष्ट रूप से अन्य पुरुषार्थी भूतों की शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम। इसके अलावा यह अर्ध जागृत अवस्था में प्रतीत होता है। ये चीज़ बस एक परफेक्ट भूत है जिसमें कोई कमी नहीं है। एक बार जब इसकी नज़र आप पर पड़ गई तो सबसे मजबूत भूत नियंत्रक भी इसके अंदर मर सकता है। उसने अपनी आंखें थोड़ी बंद करके कहा, इस बात पर विचार करते हुए कि यदि वह इस प्राणी का सामना करता तो क्या करता। ऐसा लगा कि कोई केवल मृत्यु की प्रतीक्षा ही कर सकता है। उसी क्षण उसने अचानक कुछ महसूस किया, झटके से अपनी आंखें खोलीं और एक तरफ देखा। वहां एक अतिरिक्त व्यक्ति था, एक ऐसा व्यक्ति जो उनके समूह का नहीं था। वह व्यक्ति सफ़ेद शर्ट पहने हुए था, लगभग 1 मीटर 78 लंबा, कुछ हद तक सुंदर चेहरा लेकिन पीला रंग, जिससे एक अजीब सी आभा निकल रही थी जो ठंडी और भयानक थी। उसकी आंखें बाज या अकेले भेड़िए की तरह तेज थीं, एक जंगली किनारे के साथ जो देखने वाले को असहज कर देती थी। जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया वह उसके माथे पर मौजूद सुर्खलाल आंख थी, बिना पुतली वाली एक आंख जिससे एक दुष्ट हवा निकल रही थी, जो बेचैनी से बाएं और दाएं घूम रही थी जैसे कि आसपास की हर चीज़ की जासूसी कर रही हो। तुम कौन हो? अन्य भूत नियंत्रकों को जल्दी ही समझ में आ गया कि क्या हो रहा है और लगभग सहज रूप से कई कदम पीछे हट गए, फिर सतर्क होकर देखने लगे। रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किशन ने बिना किसी प्रतिक्रिया के उस युवक को देखा, लेकिन उसके स्वर में आश्चर्य की झलक थी। सैद्धांतिक रूप से रोहित को कल ही एक अलौकिक घटना से जीवित बाहर आने के बाद कहीं आराम करना चाहिए था। उसका यहाँ दोबारा आना असंभव सा लग रहा था। रोहित, उसके बगल में मौजूद अन्य भूत नियंत्रकों ने उसे थोड़ा परखा और फिर रोहित के डोजियर फाइल को याद किया, जल्दी से उसकी तुलना की और फिर अपनी सुरक्षा कम कर दी। क्या ये घोस्ट आई रोहित है? हालांकि उन्होंने उसका नाम सुना था, लेकिन वे उसे पहली बार व्यक्तिगत रूप से देख रहे थे और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह अपनी फाइल में दिए गए विवरण से बिल्कुल मेल खाता था, एक युवक जो 20 साल का भी नहीं था। घोस्ट आई रोहित। रोहन की निगाहें थोड़ी बदली, उसने विशेष ध्यान दिया। किसी ने मुझे कुछ लोगों को लाने के लिए ओवरटाइम वेतन की पेशकश की है, इसलिए मैं यहाँ हूँ, रोहित ने शांति से कहा। हालांकि उसकी आंखें किशन पर थीं, लेकिन उसकी घोस्ट आई ने पहले ही आसपास के लोगों का जायजा ले लिया था। अंततः उसकी घोस्ट आई उस युवक पर टिकी जो अपने सूट से खुद को बाहर की ओर खींच रहा था। उस व्यक्ति की उपस्थिति दूसरों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। ओवरटाइम वेतन। रोहित की बात सुनकर किशन तुरंत समझ गया, मुख्यालय ने वास्तव में तुम्हें सहायता के लिए भेजा है। यह उनके स्टाइल जैसा नहीं लगता। आखिरकार तुमने अभी अभी एक अलौकिक घटना का सामना किया है, तुम शायद अपनी सबसे अच्छी स्थिति में नहीं हो। मेरे ऑपरेटर ने मुझसे इसका उल्लेख किया था और मैं मना कर सकता था, लेकिन पर्याप्त ओवरटाइम वेतन को देखते हुए मैंने फिर भी आने का फैसला किया, रोहित ने समझाया। सिर्फ तुम अकेले? किशन को कुछ हद तक अविश्वसनीय लगा। ये रोहित की खुशकिस्मती थी कि वह घोस्ट एनवॉय की घटना में जीवित बच गया था, फिर भी वह यहाँ फिर से एक अलौकिक घटना से निपट रहा था। क्या उसे भूत के पुनरुत्थान का डर नहीं था? रोहित ने कहा, अभी के लिए सिर्फ मैं हूँ।
लेकिन अगर मैं असफल रहा तो मुख्यालय निश्चित रूप से किसी और को कार्यभार संभालने के लिए व्यवस्था करेगा। हे रोहित, क्या तुम अपनी उस आंख को अभी के लिए हटा सकते हो? तुम्हारी घोस्ट आई द्वारा घूरा जाना शायद अच्छी बात नहीं है, रोहन ने कहा। उसे कुछ असहज महसूस हो रहा था क्योंकि रोहित की घोस्ट आई लगातार उसकी दिशा में देख रही थी। क्षमा करें, कभी कभी यह ऐसी चीज नहीं होती जिसे मैं नियंत्रित कर सकूं, रोहित ने कहा। ये बस आपके प्रति सतर्क है, जिसका अर्थ है कि आप दूसरों की तुलना में बहुत अधिक दुर्जय हैं। रोहन का चेहरा काला पड़ गया। इस घोस्ट आई में भी वह क्षमता है? क्या ये भूत नियंत्रक के खतरे के स्तर को महसूस कर सकती है? किशन ने कहा, भले ही तुम लोगों को बचाना चाहते हो, लेकिन यह इतना आसान नहीं होने वाला है ना? आखिरकार तुम तुरंत घोस्ट एनवॉय के घोस्ट डोमेन से नहीं बच सके थे। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि रोहित सहायता प्रदान कर सकता है। दरअसल इन अलौकिक घटनाओं से निपटने के दौरान तुमने पहले ही कुछ मुद्दों पर गौर किया होगा। भूत को नियंत्रित न कर पाने का कारण यह है कि आप भूत के शरीर के भीतर हैं। शायद ये बिल्कुल सटीक नहीं है, लेकिन आप इसे इस तरह सोच सकते हैं, रोहित ने कहा। रोहन ने उसकी ओर देखा और कहा, प्रोफेसर अरूप गुप्ता का भी पहले ऐसा ही सिद्धांत था कि घोस्ट डोमेन भूत का ही एक हिस्सा है, जिससे इसे नियंत्रित करना असंभव हो जाता है और यह किसी भी समय पुनरारंभ हो सकता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अरूप गुप्ता ऐसा कुछ कहेंगे। वे शायद शामिल होते ही इसका अंदाजा लगा सकते थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, रोहित ने कहा। बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप इसे खोजते हैं तब तक आप पहले से ही भूत के घोस्ट डोमेन के भीतर होते हैं। इसका मतलब है कि आप पहले ही हार चुके हैं और भूत की आगे की समझ बेकार है। किशन ने सिर हिलाया। रोहन ने पूछा, तो क्या तुम्हारे पास कोई समाधान है? वाह, यह इतना स्पष्ट है और फिर भी तुम्हें नहीं पता। रोहित थोड़ा हैरान था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रोहन का मुंह जोर से फड़क उठा। वह रोहित और प्रोफेसर अरूप गुप्ता के मतलब को पूरी तरह समझने में विफल रहा। उनके शब्द एक जैसे लग रहे थे, लेकिन अर्थ पूरी तरह से मायावी था। हालांकि किशन ने कुछ समझ लिया था। दरअसल मैंने थोड़ा समझ लिया है और बस ये जानना चाहता हूं कि तुम किस तरीके का उपयोग करने की योजना बना रहे हो, रोहन ने कहा। वह वास्तव में कुछ नहीं जानता था, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। किशन ने कहा, मैं तुम्हारी योजना के बारे में थोड़ा उत्सुक हूं। इस घोस्ट एनवॉय घटना को हल करने के लिए हमें बाहर से कार्रवाई करनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि भूत नियंत्रकों को उस घोस्ट डोमेन के टुकड़े में नहीं गिरना चाहिए, रोहित ने कहा। एक समाधान है, सरल और क्रूर। घोस्ट एनवॉय के घोस्ट डोमेन को जबरन दबाने के लिए एक मजबूत घोस्ट डोमेन का उपयोग करें। इसे यथासंभव छोटे क्षेत्र में संकुचित करें। यदि संभव हो तो आप इस घोस्ट डोमेन को एक छोटी बोतल में भी फंसा सकते हैं, जो निश्चित रूप से सोने की बनी हो। ये योजना उसे घोस्ट एनवॉय के साथ अपने पहले संपर्क के दौरान अपना खुद का घोस्ट डोमेन दब जाने के बाद और घोस्ट एनवॉय की प्रकृति को समझने पर सूझी थी। उसने इसके विपरीत करने का फैसला किया। भयंकर भूत अपने स्वयं के घोस्ट डोमेन को दबाने में सक्षम थे, इसलिए जब तक अन्य घोस्ट डोमेन काफी मजबूत थे वे पीछे धकेल सकते थे। तो ऐसा है, रोहन धीरे से फुसफुसाया। उसके चेहरे पर अचानक एहसास का भाव कौंध गया। तुमने क्या कहा? रोहित ने पूछा। कुछ नहीं, रोहन ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। तुम्हारी योजना को लागू करना लगभग असंभव है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक एस ग्रेड अलौकिक घटना के घोस्ट डोमेन को दबा सकते हो? क्या जयपुर शहर की घटना भी घोस्ट डोमेन से ढकी नहीं थी? क्या वह शुरुआत में अनसुलझी नहीं रही थी? जयपुर शहर अलग था। उस समय मुझमें इससे निपटने की क्षमता की कमी थी, रोहित ने कहा। रोहित ने आगे कहा, इसके अलावा मैं इस घोस्ट डोमेन को पूरी तरह से दबाने के बारे में नहीं सोच रहा हूं। हमें बस अंदर घुसने और लोगों को बचाने का रास्ता खोजने की जरूरत है। आखिरकार इस बार यह जान बचाने के बारे में है, अलौकिक घटना को संभालने के बारे में नहीं। ठीक है, हमने काफी बात कर ली है, अब कार्रवाई करने का समय है। सतर्क रहें और सुनिश्चित करें कि कोई भी मेरे काम में बाधा न डाले। साथ ही घोस्ट डोमेन की स्थिति पर नजर रखें और मुझे किसी भी बदलाव के बारे में सूचित करें। रोहित ने बोलना समाप्त किया और अंधेरे में डूबे क्षेत्र की ओर चलना शुरू कर दिया। हम तुम्हारे आदेश नहीं मानते, रोहन ने कहा। किशन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो लोगों को बाहर निकालने के लिए एक बार उसका सहयोग करते हैं। हम प्रोफेसर अरूप गुप्ता को यहाँ मरने नहीं दे सकते, अन्यथा हम सभी जिम्मेदारी उठाएंगे। अपनी पिछली फरारी के बारे में सोचते हुए रोहन को एहसास हुआ कि यदि प्रोफेसर अरूप गुप्ता मर गए तो जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से उन लोगों पर आएगी जो भाग गए थे। तुरंत वह चुप हो गया। इस समय तक रोहित अंधेरे में डूबे क्षेत्र के किनारे तक पहुंच चुका था। कुछ और कदम और वह घोस्ट डोमेन के भीतर होगा। उसने जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि एक प्रारंभिक प्रयास करना चाहता था। जब मैंने घोस्ट डोमेन की चौथी परत को अनलॉक किया था तब मैं इस अंधेरे के पीछे की सच्चाई देख पा रहा था, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है।
संभवतः घोस्ट कॉफिन पर आक्रमण करने के लिए मुझे घोस्ट डोमेन की कम से कम 5 परतों की आवश्यकता है, रोहित ने विचार किया। घोस्ट डोमेन की 5 परतों को एक के ऊपर एक रखना कुछ ऐसा था जिसे उसने पहले कभी नहीं आजमाया था। हालांकि घोस्ट एनवॉय के शरीर से कॉफिन नेल ताबूत की कील लेने और उसे अपने शरीर में शामिल करने के बाद उसके शरीर में भूत के साथ एक नया संतुलन बन गया था। उसके अनुमान के आधार पर वह घोस्ट डोमेन की 5 परतों को अनलॉक करने में सक्षम होना चाहिए। चूंकि अंततः प्रयास करना अपरिहार्य था, तो अभी क्यों नहीं? रोहित ने अपनी पीली थोड़ी सख्त हथेली को देखा, वह घोस्ट हैंड जिस पर उसने हाल ही में नियंत्रण प्राप्त किया था। भूत के शरीर का हिस्सा, ये हाथ सड़ा नहीं था, न ही इस पर मृत्यु के बाद के निशान थे। लगभग पूरी तरह से संरक्षित था, लेकिन भयानक रूप से ठंडा था, एक मृत व्यक्ति की हथेली से अलग नहीं था। अचानक एक अजीब सी लाल चमक उसे घेरने लगी। जैसे ही लाल रोशनी ने उसे ढका, रोहित, रोहन, किशन और अन्य लोगों की नज़रों से पूरी तरह गायब हो गया। वह अपने स्वयं के घोस्ट डोमेन में प्रवेश कर चुका था। साधारण लोगों की धारणा से बचने के लिए उसे केवल घोस्ट डोमेन की पहली परत की आवश्यकता थी, लेकिन स्वाभाविक रूप से वह पर्याप्त नहीं था। घोस्ट एनवॉय के घोस्ट डोमेन पर जवाबी आक्रमण करने के लिए कम से कम 4 परतें लगेंगी और 5 सिर्फ एक अनुमान था। शायद अंत में उसे 6 परतों तक जाने की आवश्यकता होगी, इसलिए रोहित को प्रयास करने की आवश्यकता थी। जल्द ही रोहित के चारों ओर लाल रोशनी और गहरी हो गई क्योंकि घोस्ट डोमेन की दूसरी परत सक्रिय हो गई थी। घोस्ट डोमेन के भीतर उसकी दुनिया काल्पनिक होने लगी। फिर घोस्ट डोमेन की तीसरी परत खुली। वास्तविक दुनिया की हर चीज गायब हो गई। वहां केवल वही था जो उसके घोस्ट डोमेन द्वारा बनाया गया था, जो सोने या खुद भूतों के अलावा किसी और चीज से प्रभावित नहीं था। फिर भी ये पर्याप्त नहीं था। उसके सामने का अंधेरा बना रहा, वह इसके पार नहीं देख पा रहा था। घोस्ट डोमेन की चौथी परत, रोहित ने अपनी भूतिया दृष्टि के साथ एक और परत जोड़ दी। भयानक लाल रोशनी ने क्षेत्र के एक हिस्से में अंधेरे को जबरन दूर कर दिया, लेकिन वर्तमान स्थिति के वास्तविक स्रोत तक नहीं पहुंच सकी। जैसे ही रोहित ने इस घोस्ट डोमेन पर जवाबी आक्रमण करने का प्रयास किया, अंधेरे की गहराई में एक विचित्र और भयानक दृश्य सामने आता रहा। लेकिन इस बार रोहित खतरे में नहीं था, बल्कि कोई और था। अंधेरे में अजीब भयानक हंसी गूंजी, जिससे किसी की भी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाए, त्वचा कांपने लगे। हंसी लगातार गूंजती रही, समय बीतने के साथ और स्पष्ट होती गई, जैसे कि वह किसी के कान के बिल्कुल पास से निकल रही हो, बनी हुई और प्रतिक्रिया में अनैच्छिक हंसी के लिए मजबूर कर रही हो। यह एक दुर्भावनापूर्ण आत्मा की हंसी थी, और इस हंसी का स्रोत एक चेहरा था, एक मुस्कुराहट वाला चेहरा, एक मृत व्यक्ति का चेहरा। ये चेहरा सुनीता के शरीर पर दिखाई दिया, जो आंसुओं से भरे दूसरे चेहरे के बिल्कुल विपरीत था। प्रत्येक तरफ एक भूतिया चेहरा, ये सुनीता द्वारा नियंत्रित भूत था। यदि भूतों के बीच संतुलन नहीं बना होता, तो वह बहुत पहले ही अपने स्वयं के भूतिया चेहरे के हाथों मर चुकी होती। सुनीता, तुम जारी नहीं रख सकती, वरना प्रोफेसर अरूप गुप्ता इसे सहन नहीं कर पाएंगे, वे तुम्हारे द्वारा मार दिए जाएंगे। ली जून की आवाज़ आई, जिसने तुरंत उस भयानक हंसी को रोक दिया। भूत की हंसी बंद हो गई। उन्होंने भयानक हमलों की एक लहर को रोकने में कामयाबी हासिल की, जिससे अस्थायी सुरक्षा मिली। ये बेकार है, स्रोत से निपटे बिना ऐसे हमले अनगिनत बार हो सकते हैं, अरूप गुप्ता ने कहा। अब एकमात्र रास्ता घोस्ट कॉफिन लेना और बचाव की प्रतीक्षा करना है। जब तक हम घोस्ट कॉफिन लेते हैं, भूत अपनी पिछली गति की स्थिति में वापस आ जाएगा और हम अलग थलग नहीं होंगे, इसलिए हम सुरक्षित रहेंगे। आप घोस्ट कॉफिन लेने के लिए इतने अडिग क्यों हैं? क्या वह चीज़ भूत में नहीं बदल गई है? सुनीता ने अपनी गर्दन घुमाई, उसका मानवीय चेहरा अब अरूप गुप्ता की ओर देख रहा था। अंधेरे में ली जून के शरीर से एक नीली हरी चमक निकली, जिससे उसके आसपास की परछाइयां बिखर गईं। क्योंकि मैंने एक नई खोज की है, अगर हम इस संकट से पार पा लेते हैं, तो मेरे पास लोगों को पुनर्जीवित अवस्था में भूतों को नियंत्रित करने में सक्षम बनाने की उच्च संभावना है, अरूप गुप्ता ने शांति से कहा। यह एक नई प्रगति है, लेकिन यदि घोस्ट कॉफिन संपर्क में बना रहता है, तो ये गायब हो जाएगा और वह घोस्ट जनरल पुनर्जीवित होता रहेगा। चाहे वह बाद के शोध के लिए हो या घोस्ट कॉफिन के पुनरुत्थान को रोकने के लिए, यह मेरे लिए जोखिम लेने लायक है। क्या आप इतने आश्वस्त हैं कि मदद वापस आएगी? सुनीता ने अपने दांत भींचते हुए पूछा। अरूप गुप्ता ने कहा, मैं आश्वस्त हूँ, इस जयपुर शहर की वजह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनीता ने कहा। वे निकले नहीं, बल्कि घोस्ट कॉफिन की दिशा में आगे बढ़े। हालांकि वे जितना आगे बढ़े, अलौकिक मुठभेड़ें उतनी ही भयानक होती गईं, जिनसे निपटने के लिए टीम वर्क की आवश्यकता थी, अन्यथा जीवित रहना मुश्किल होता। एकमात्र सांत्वना ये थी कि भयंकर भूत के ताबूत में लौटने के बाद वह दोबारा बाहर नहीं निकला। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में भयानक स्रोत कुछ हद तक नियंत्रित था, इसलिए जिसका वे सामना कर रहे थे वे अन्य अलौकिक संस्थाएं थीं। घोस्ट रोप, प्रेत रस्सी, घोस्ट टर्नअराउंड, प्रेत मोड़ जैसी संस्थाएं निश्चित रूप से अन्य भूत थे जिन्हें पहले घोस्ट एनवॉय द्वारा जब्त कर लिया गया था।
फिर भी शीर्ष भूत नियंत्रकों के इस समूह को आगे बढ़ना अत्यंत चुनौतीपूर्ण लगा, जिसमें किसी भी लापरवाह क्षण में विनाश का जोखिम था। शुक्र है उनके पास पर्याप्त कर्मचारी थे, जिनमें सुनीता, जिसके भूतिया चेहरे शटडाउन मोड में थे, सबसे अधिक बोझ उठा रही थी, जिससे उन्हें सहन करने की क्षमता मिल रही थी। लेकिन घोस्ट एनवॉय अभी भी मौजूद था। सामने अंधेरे में जमीन पर रखा ताबूत अभी भी स्थिर था। इस ताबूत का कोई ढक्कन नहीं था, या अधिक सटीक रूप से इसका ढक्कन टूटा हुआ था, जिसने किसी प्रकार का अलौकिक पहलू खो दिया था। लेकिन ताबूत के भीतर एक व्यक्ति अजीब तरीके से खड़ा था। ये व्यक्ति पहले ताबूत के भीतर बैठा रहता था, फिर भी किसी समय इसने अपनी मुद्रा बदल ली और खड़े होने का फैसला किया। यदि चीजें इसी तरह चलती रहीं तो ये जल्द ही ताबूत से बाहर निकल जाएगा। वह क्षण होगा जब घोस्ट एनवॉय पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाएगा। शायद एक निश्चित अर्थ में ताबूत भूत का पोषण भी कर रहा था और उसे प्रतिबंधित भी कर रहा था। केवल किसी को नहीं पता था कि संतुलन कब टूट गया था, जिसके कारण भूत अंततः ताबूत की सीमाओं से भाग गया। अध्याय 481। अरूप गुप्ता और उनका समूह इस बात से अनजान था कि उनकी सहायता के लिए आने वाला व्यक्ति रोहित था, और उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि रोहित इस समय घोस्ट डोमेन प्रेत क्षेत्र पर जवाबी हमला करने के बीच में था। यदि वह अपने इस आक्रमण में सफल हो जाता तो इसका अर्थ ये होता कि अगली बार जब उसका सामना घोस्ट कॉफिन प्रेत ताबूत से होगा तो वह आसानी से बच सकता था, या कम से कम वह प्राणघातक खतरे में नहीं होता। यह एक परीक्षण था, एक बहुत ही आवश्यक परीक्षण, क्योंकि वह ये भी पुष्टि करना चाहता था कि यदि उसका अपना घोस्ट डोमेन लगातार परतों में जमा होता रहे तो वह अंततः क्या बन जाएगा। क्या वह अलौकिक घटनाओं के स्रोत को खोजने में सक्षम होगा? क्या वह अपने संदेहों के पीछे की सच्चाई को उजागर कर पाएगा? लेकिन अंधेरे में आतंक का फैलना जारी रहा, क्योंकि घोस्ट एनवॉय के नाम से जाना जाने वाला भूत इसी अंधेरे में था। इस क्षण अरूप गुप्ता, सुनीता, ली जून, अनिकेत और अन्य लोगों ने बहादुरी से कई अलौकिक हमलों को झेला था और अब वे घोस्ट कॉफिन के काफी करीब थे। उनके सामने अंधेरे में एक मानवीय आकृति छिपी हुई थी, जो एक लाश की तरह स्थिर खड़ी थी और उनकी ओर देख रही थी। उस मानवीय रूपरेखा के नीचे ताबूत के आकार की एक वस्तु थी, जो उसके साथ जुड़ी हुई प्रतीत होती थी, जिससे एक विशेष रूप से भयानक और विचलित करने वाला दृश्य बन रहा था। जैसे जैसे समूह करीब आया, सामने वाले भूत की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, मानो उसने हिलने डुलने की क्षमता खो दी हो और उससे कोई खतरा न हो। लेकिन ऐसी भोली सोच स्पष्ट रूप से असंभव थी। ये भूत स्थिर नहीं था, हालांकि यह अधिकांश समय स्थिर रहता था, लेकिन समय समय पर इसकी मुद्रा बदल जाती थी। जब अरूप गुप्ता ने पहली बार भूत को घोस्ट कॉफिन में फुसलाया था, तब वह ताबूत के अंदर लेटा हुआ था और घोस्ट डोमेन द्वारा निर्मित एक काले ताबूत का ढक्कन उसके ऊपर दबा हुआ था। उसके बाद ताबूत का ढक्कन गायब हो गया और वापस एक घोस्ट डोमेन में बदल गया, जिसने आसपास की हर चीज को नष्ट करना शुरू कर दिया। भूत अब लेटा हुआ नहीं था, बल्कि ऐसे बैठ गया था जैसे मुर्दा जी उठा हो। उसका आधा शरीर ताबूत के ढक्कन से बाहर निकला हुआ था, सख्त और सीधा। उसका सिर अरूप गुप्ता और अन्य लोगों की ओर नहीं, बल्कि ताबूत के सामने की ओर था। अब तक ताबूत में बैठा भूत खड़ा हो गया था और अब उनका सामना कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बाकी लोगों के और करीब आने का इंतजार कर रहा हो। ये ठीक आगे है, लगभग 8 मीटर दूर। अरूप गुप्ता की आवाज़ शांत रही। एक साधारण व्यक्ति के रूप में ऐसी अलौकिक घटना का सामना करते हुए भी उन्होंने डर से पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। दूसरों ने भी अंधेरे में उस आकृति को देखा, जो अत्यंत गंभीर लग रही थी। आतंक का असली स्रोत यही था। घोस्ट कॉफिन को वापस पाने के लिए उन्हें ऐसे भूत के साथ सीधा संपर्क करना ही होगा, अन्यथा वे उसे पूरी तरह से जीवित होते हुए असहाय होकर देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं नेतृत्व करूंगा, लीजुन ने इस क्षण गंभीरता से कहा। मैं उस भूत से निपटूंगा और उसे घोस्ट कॉफिन से बाहर निकालूंगा। अनिकेत, तुम उसे वापस लाने के लिए जिम्मेदार हो। सुनीता, तुम और बाकी लोग भूत के हमलों को सहने में मेरी मदद करो। अगर मैं मर गया तो तुम सब अरूप गुप्ता को लेकर पीछे हट जाना। अधिक कुछ नहीं कहा गया, लेकिन ये सरल और स्पष्ट था। आगे स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि वह भी गिर जाता तो इसका मतलब होता कि भूत बेकाबू हो गया है और किसी और को घोस्ट कॉफिन को वापस लाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये काफी होगा यदि वे खुद को बचाकर भाग सकें। क्या तुम इसे झेल सकते हो? अनिकेत ने एक नज़र डाली। चीजें खराब हो सकती हैं और तुम मर सकते हो। रोहित के विश्लेषण के अनुसार ये चीज अभी भी 6 भूतों की शक्ति को दबाने में सक्षम होनी चाहिए। कम से कम 3 लोग, जिन्होंने दो भूतों पर महारत हासिल की है, हमले से बचने के लिए आवश्यक होंगे। साथ क्यों न चलें? हम यहाँ साथ में मर सकते हैं। जोखिम बहुत अधिक है, मैं इनकार करता हूँ, ली जुन ने कहा। हम एक मौके पर हर किसी की जान दांव पर नहीं लगा सकते। 1 मिनट रुको। अचानक अरूप गुप्ता ने चलना बंद कर दिया और बाकी सभी को रुकने का संकेत दिया। क्या बात है? किसी ने पूछा। अरूप गुप्ता ने त्योरियां चढ़ाईं। कुछ सही नहीं है।
जब से हम घोस्ट कॉफिन के करीब आए हैं तब से अब तक हमें एक भी अलौकिक हमले का सामना नहीं करना पड़ा है। पहले से सक्रिय अलौकिक प्राणी गायब हो गए हैं। ऐसा मत सोचो, हमने अभी एक हमला झेला है, अनिकेत ने आश्चर्यचकित होकर कहा। तुम्हें यह महसूस क्यों नहीं हो रहा? पिछले हमलों की आवृत्ति के अनुसार इस बार कम से कम 5 सेकंड बीत चुके हैं और किसी ने हम पर हमला नहीं किया है। क्या तुम लोगों ने वास्तव में इतना बड़ा बदलाव नहीं देखा? अरूप गुप्ता ने कहा। 5 सेकंड? किसके पास इसे गिनने का दिमाग है? यह विचार सबके मन में आया। अभी कार्रवाई करो, सब एक साथ। अचानक अरूप गुप्ता ने यह वाक्य कहा। क्या ली जुन नेतृत्व नहीं कर रहा था? हर कोई फिर से उलझन में था। हालांकि इससे पहले कि वे अपने विचार पूरे कर पाते, उनके बगल में मौजूद एक भूत नियंत्रक अचानक डर के मारे चिल्ला उठा। जाहिर तौर पर उसे किसी चीज ने पकड़ लिया था और फिर वह अचानक जमीन पर गिर गया। एक भयानक शक्ति उसे तेजी से भूत के स्थान की ओर खींच रही थी। सावधान रहो, अनिकेत चिल्लाया और उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन उसने उस व्यक्ति को मुश्किल से छुआ ही था कि उसकी पकड़ छूट गई। सुनीता ने भी प्रतिक्रिया दी और जैसे ही उसने अपना चेहरा घुमाया, उसने एक भूतिया चेहरा देखा जो एक शांत मृत व्यक्ति की तरह रोना चाहता था, लेकिन वह चेहरा हिल गया और ऐसा लगा कि वह अब और रो नहीं पा रहा है। क्या इसे दबा दिया गया था? यह विचार सुनीता के मन में आया। भूत नियंत्रकों को दबाने की यह अपरिहार्य क्षमता पहली बार उनके सामने नहीं आई थी। उन्होंने पिछले मुठभेड़ों के दौरान इसे महसूस किया था, एक अपरिहार्य डरावनी शक्ति। यही कारण था कि उन्होंने एक टीम के रूप में कार्य करना चुना था। इस तरह यदि एक व्यक्ति की क्षमताएं दब जाती हैं तो दूसरे उसकी भरपाई कर सकते हैं। इसी वजह से वे इस भयानक घोस्ट डोमेन में बिना किसी घटना के 2 बार इधर उधर चल पाए थे। 2 लोगों द्वारा बचाने का प्रयास विफल रहा और ली जुन का घोस्ट डोमेन हमले का शिकार हुए भूत नियंत्रक तक फैल गया, जिससे उसे वापस लाने की कोशिश की गई। हालांकि घोस्ट डोमेन ने उसे ढक लिया था, लेकिन बचाव विफल रहा। वह व्यक्ति डर के मारे चिल्लाया, फिर अंधेरे में गायब हो गया और धुंधला सा दिखाई दिया कि वह साथी अभी संघर्ष कर रहा था और घोस्ट कॉफिन में गिर गया था। वह चीज अभी क्या थी? कोई पागलों की तरह चिल्लाया, मैंने इसे आते नहीं देखा। यह अचानक प्रकट हुआ और हम पर हमला कर दिया, अनिकेत ने अपनी आवाज में तनाव के साथ कहा। जब मैं इसके संपर्क में आया तो मेरी भूतिया क्षमताएं दब गईं। भले ही हम अब अकेले नहीं थे, फिर भी पिछले पैटर्न के अनुसार इसे एक भूत नियंत्रक पर हमला नहीं करना चाहिए था। वह चीज नहीं थी जिसने हम पर हमला किया, वह कुछ और था। घोस्ट एनवॉय ने किसी चीज को माध्यम के रूप में नियंत्रित किया, जिससे दूरी की पाबंदी टूट गई। अरूप गुप्ता की निगाहें चमकीं। क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि अकेले न होने की स्थिति की एक निश्चित दूरी की सीमा होती है? यदि कोई भूत इस पाबंदी को तोड़ सकता है तो उसके हमले का पैटर्न बदल जाएगा। ये सीख रहा है और बढ़ रहा है, और हंग्री घोस्ट से भी तेज। ये बदलाव इसके घोस्ट कॉफिन में लौटने के बाद हुआ। हमें इसे घोस्ट कॉफिन पर कब्जा जारी रखने से रोकना होगा। जिस बात का मुझे सबसे ज्यादा डर था वही हुआ। दुर्भाग्य से हमारी तैयारी शुरुआत में अपर्याप्त थी और हमने इसे पर्याप्त तेजी से सुरक्षित नहीं किया, अन्यथा भले ही यह भूत पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाता, मुझे चिंता नहीं होती। आखिरकार एक बार जब इसे नियंत्रित कर लिया जाता तो घोस्ट कॉफिन कहीं से भी प्रकट नहीं होता, इसे हमेशा के लिए सील कर दिया जाता। चलो इसे साथ मिलकर करते हैं। ली जुन को अब समझ में आ गया था कि अरूप गुप्ता ने पहले सबको एक साथ काम करने के लिए क्यों कहा था। उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि पैटर्न बदल सकता है, कि अकेले न होने पर भी हमला संभव है। इसलिए वे भूत के कार्रवाई करने से पहले घोस्ट कॉफिन को छीन लेना चाहते थे। हालांकि अन्य लोग झिझक रहे थे, जिससे पता चलता था कि वे समझ नहीं पाए थे। बेशक यह उनकी गलती नहीं थी। आखिरकार हर कोई सतर्क और सुरक्षित रहा था, और अचानक योजना बदलना ऐसी चीज नहीं थी जिसे हर कोई स्वीकार कर सके। प्रत्येक भूत नियंत्रक के अपने विचार होते हैं। ऐसा नहीं है कि अरूप गुप्ता के कहने पर हर कोई बिना पलक झपकाए आगे बढ़ जाएगा, लेकिन इस एक साथी की मौत ने उन्हें झकझोर कर जगा दिया। इस क्षण सबको एहसास हुआ कि टीम सुरक्षित नहीं थी, कि भूत ने इस नियम को तोड़ दिया था। अब सबकी जान खतरे में थी और इस मोड़ पर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्हें हिम्मत जुटानी थी और घोस्ट कॉफिन को वापस लाना था। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो न केवल वे जीवित बाहर नहीं निकल पाएंगे, बल्कि उन्हें असहाय होकर देखना होगा कि भूत पुनर्जीवित होता जा रहा है। ली जुन डरा नहीं था, वह सबसे पहले आगे बढ़ा। उसका शरीर एक अजीब हरी रोशनी की परत से ढका हुआ था, जो अंधेरे में घोस्ट फ्लेम प्रेत ज्वाला की तरह टिमटिमा रही थी। बाकी लोग सिर्फ एक कदम धीमे थे, लेकिन फिर भी हिचकिचाए नहीं। ये पहली बार नहीं था जब वे किसी रहस्यमय घटना से निपट रहे थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि जब पूरी ताकत से लड़ने का समय आता है तो उन्हें बस वही करना होता है। लेकिन उसी क्षण घोस्ट कॉफिन के भीतर से एक भारी गूंज थट सुनाई दी, एक आवाज़ जो तेज नहीं थी लेकिन घोस्ट कॉफिन को थरथराने के लिए पर्याप्त थी। घोस्ट कॉफिन के अंदर खड़े भूत ने इस समय फिर से हलचल की।
उसका सख्त शरीर थोड़ा हिला और उसका एक पैर घोस्ट कॉफिन से बाहर निकलकर जमीन पर आ गया। शुरुआत से लेकर अब तक भूत ने आखिरकार ताबूत से एक कदम बाहर निकाल लिया था। फिर भी उसका दूसरा पैर अभी भी घोस्ट कॉफिन के अंदर था। इसके बावजूद एक अप्रत्याशित भयावहता बढ़ रही थी। तभी बाकी लोग घोस्ट कॉफिन के करीब पहुंच चुके थे। वे 1 मीटर से भी कम दूरी पर थे। तुम घोस्ट कॉफिन ले लो, ली जुन ने धीमे स्वर में दहाड़ते हुए अपना हाथ उस भूत की ओर बढ़ाया जो ताबूत से बाहर निकला था। हरी रोशनी ने उसके चारों ओर के अंधेरे को बिखेर दिया, जो एक तीव्र घोस्ट फ्लेम की तरह जोरों से जल रही थी। उसका लगभग आधा शरीर भी वैसा ही था, जिससे एक जलने की दुर्गंध आ रही थी, वैसी ही गंध जैसे किसी शवदाह ग्रह में शरीर जल रहा हो। ली जुन का चेहरा दर्द से भर गया। उसका घोस्ट डोमेन वास्तव में घोस्ट फ्लेम से आया था। यदि ली जुन अपने घोस्ट डोमेन की इस शक्ति का अत्यधिक उपयोग करता तो वह ज्वाला उसे जलाकर एक सूखे शव में बदल देती और मृत्यु के बाद उसका सूखा हुआ शव घोस्ट फ्लेम के पुनरुत्थान का पात्र बन जाता, जो एक भयानक भूत में बदल जाता। इसीलिए वह अपनी भूतिया क्षमता का बहुत कम उपयोग करता था। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि यदि वे इस बार जीतने के लिए नहीं लड़ते तो हर कोई मर जाता। ली जुन पर भरोसा करते हुए बाकी लोग सीधे घोस्ट कॉफिन की ओर बढ़े और यह भी सुनिश्चित किया कि ली जुन पर अन्य अलौकिक संस्थाओं द्वारा हमला न किया जाए। हालांकि जैसे ही ली जुन का हाथ भूत को छुआ, भूत रीबूट पुनरारंभ हो गया। लेकिन ये रीबूट पहले जैसा नहीं था। इसमें किसी प्रकार का अपरिवर्तनीय भयानक बदलाव हुआ। जिस भूत को ली जुन ने पकड़ा था वह गायब नहीं हुआ और घोस्ट कॉफिन में खड़ा रहा, लेकिन रीबूट करने की शक्ति वहीं नहीं रुकी। घोस्ट कॉफिन के पास अचानक एक और घोस्ट कॉफिन प्रकट हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसा उनके पास था। हालांकि वह मुख्य बात नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि इस नए ताबूत के अंदर भी एक भूत खड़ा था, जिसका चेहरा उनकी ओर था। घोस्ट फ्लेम की रोशनी में मरे हुए व्यक्ति का वह काला, भावहीन चेहरा असाधारण रूप से भयानक लग रहा था। ये कैसे हो सकता है? अनिकेत, जो घोस्ट कॉफिन लेने ही वाला था, चौंक गया। लेकिन उसका सदमा तो अभी शुरू ही हुआ था। इसके बाद एक तीसरा घोस्ट कॉफिन दिखाई दिया, जिसमें एक और भूत खड़ा था। इसने किसी भयानक स्रोत को खोल दिया था और जल्द ही एक चौथा घोस्ट कॉफिन, एक पांचवां। जब तक कि बहुत जल्दी वे अनगिनत ताबूतों से घिर नहीं गए, जिनमें से प्रत्येक में एक भूत खड़ा था जो सब उन्हें घूर रहे थे। ये दृश्य देखकर सब सन्न रह गए, यहाँ तक कि अरूप गुप्ता ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं जैसे कि कुछ बिल्कुल अविश्वसनीय देख रहे हों। उन्होंने सोचा था कि घोस्ट कॉफिन में भूत के पूरी तरह से पुनर्जीवित होने के बाद क्या बदलाव हो सकते हैं, लेकिन उन्हें इसकी उम्मीद कभी नहीं थी। अरे अरे, तुम मजाक कर रहे हो ना? ये दृश्य देखकर एक भूत नियंत्रक की आवाज़ कांप उठी। सुनीता और अनिकेत भी स्तब्ध थे। दोनों स्थिर खड़े थे, ये समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या करना है, क्योंकि भूतों की संख्या अब केवल एक नहीं रह गई थी। जैसे ही उन्होंने चारों ओर देखा, सैकड़ों घोस्ट कॉफिन्स ने उन्हें घेर लिया था, जिसका अर्थ था कि आसपास कम से कम सैकड़ों भूत थे। इसके अलावा इन ताबूतों में खड़े भूत केवल दिखावे के लिए नहीं थे। उन्होंने देखा कि पास के कई ताबूतों के भूतों ने हिलना शुरू कर दिया था और वे सख्त और सुस्त हरकतों के साथ ताबूतों से बाहर निकल रहे थे, जैसे कि उन्हें घेरने वाले हों। जल्द ही दर्जनों सैकड़ों ताबूतों के भूत हिलने लगे। वे सब आगे बढ़ रहे थे। सब खत्म हो गया। इस क्षण लड़ने, संघर्ष करने, जीवित रहने के विचार सबके मन से गायब हो गए। केवल निराशा की एक गहरी भावना रह गई। उनके सामने मौजूद दृश्य ने स्पष्ट कर दिया था कि वास्तव में एक अनसुलझी अलौकिक घटना क्या होती है। अध्याय 482, लाल रोशनी की एक किरण। मृत्यु के समान शांत दुनिया में जमीन पर ताबूत बिछे हुए थे, जो हर दिशा में घनी आबादी की तरह फैले थे। इस दृश्य ने इस दुनिया को ताबूतों की दुनिया, भूतों की दुनिया में बदल दिया था, क्योंकि हर ताबूत के भीतर एक भूत खड़ा था। वे कोई भ्रम नहीं थे, बल्कि वास्तव में मौजूद थे। इसी क्षण कुछ भूतों ने अपने ताबूतों से एक पैर बाहर निकाल लिया था। वे स्पष्ट रूप से अरूप गुप्ता और ली जुन जैसे यहाँ फंसे लोगों के करीब आना चाहते थे। घोस्ट एनवॉय का सामना करने के बाद ही अरूप गुप्ता, ली जुन, सुनीता और अनिकेत को वास्तव में समझ आया कि यह एस क्लास अलौकिक घटना इतनी भयानक क्यों थी। यह अलौकिक स्थिति साधारण भूत मास्टर्स के बस की बात नहीं थी। आप 2 भूतों को नियंत्रित कर सकते हैं, या 3 को भी, लेकिन अंत में परिणाम केवल मृत्यु ही था। भूत की रीस्टार्टिंग, पुनरारंभ क्षमता हमलों का अगला दौर नहीं लाती थी, बल्कि यह उनकी संख्या बढ़ा देती थी। ये धोखाधड़ी वाले खेल खेलने जैसा था, जो किसी को रुला सकता था, फिर भी आपको खेल छोड़ने की अनुमति नहीं देता था। लेकिन अब अगर वे रोना भी चाहते तो नहीं रो सकते थे। हर कोई डर के मारे पसीने से तरबतर था। उनकी पुतलियां सिकुड़ गई थीं। वे आतंक में डूबे थे। और यह आतंक अलौकिक घटना से उतना नहीं था जितना निराशा की एक गहरी भावना से था। वे देश के शीर्ष भूत मास्टर्स में से थे, जिन्होंने 1 या 2 बार नहीं, बल्कि कई बार अलौकिक घटनाओं का सामना किया था। जब तक उम्मीद थी, जब तक कोई मौका था, वे हार नहीं मानते थे और स्थिति को पलटने के लिए आखिरी तिनके को भी पकड़ लेते थे।
लेकिन इस दृश्य ने उन्हें गहराई से समझा दिया कि स्थिति को बदलने का कोई मौका, कोई उम्मीद, कोई संभावना नहीं बची थी। अपरिहार्य घोस्ट डोमेन, एक अजेय घोस्ट ऑफिसर, अनंत काल तक पुनर्जीवित होने वाले भयंकर भूत, ये सभी तत्व मिलकर एक भारी निराशा में बदल गए थे। ली जुन के शरीर पर जल रही घोस्ट फ्लेम की रुगन रोशनी हवा में एक रेमनेंट कैंडल, शेष मोमबत्ती की तरह टिमटिमा रही थी, जो किसी भी क्षण बुझने वाली थी। क्या मुझे आने में थोड़ी देर हो गई? अरूप गुप्ता अपने आप से बड़बड़ाए, उनका सिर थोड़ा झुका हुआ था। उनकी बुद्धिमत्ता भी जीवित रहने का कोई तरीका नहीं निकाल पा रही थी, क्योंकि अब उनके पास ऐसा कोई कार्ड नहीं बचा था जो उनकी स्थिति बदल सके। हालांकि उनके पास अभी भी लाइफ रिप्लेसिंग डॉल्स और घोस्ट कैंडल्स थीं, लेकिन वे बेकार थीं। ये चीजें बहुत शक्तिहीन थीं। अगर वे एक घोस्ट कैंडल जलाते भी तो वह कुछ ही सेकंड में बुझ जाती, और एक गुड़िया को छोड़ना उनकी उत्तरजीविता को केवल 10 सेकंड या उससे कुछ अधिक ही बढ़ा पाता। प्रोफेसर, अब हम क्या करें? ली जुन भी पसीने से लथपथ था। उसने अरूप गुप्ता की ओर आतंक भरी नजरों से देखा, किसी ऐसी योजना की उम्मीद में जो उनकी स्थिति बदल सके। अरूप गुप्ता ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने आप से बुदबुदाए, अगर हम मर गए तो फिर क्या होगा? इस अलौकिक घटना से कौन निपटेगा? वह मर सकते थे, लेकिन घोस्ट एनवॉय नामक इस एस क्लास घटना को कौन सुलझाएगा? यह ऐसी घटना नहीं थी जिसे केवल संख्या बल से संभाला जा सके। यदि देश के कई शीर्ष भूत मास्टर्स को भी बुला लिया जाता, तब भी वे इसे नहीं संभाल पाते। भूत पुनर्जीवित होकर अपनी संख्या बढ़ा सकते थे, और सबसे कुशल भूत मास्टर भी अंततः गिर जाते। रोहन की योजना शायद सही थी। अरूप गुप्ता अपनी गलतियों पर विचार कर रहे थे। उन्होंने पिछली बैठक में रोहन द्वारा प्रस्तावित योजना के बारे में सोचा। हंग्री घोस्ट के शरीर से कॉफिन नेल, ताबूत की कील निकालकर इस घोस्ट एनवॉय पर इस्तेमाल करना, जो शायद इस घटना को स्थायी रूप से हल कर देता, जैसा कि जयपुर शहर में हुआ था। हंग्री घोस्ट के पास पहले पुनर्जीवित होने और समय को आधा घंटा पीछे ले जाने की क्षमता थी, लेकिन कील थूंकने के बाद उसने हिलने डुलने की क्षमता खो दी थी। बाकी लोगों ने जब अरूप गुप्ता को इस समय इतना हताश देखा तो वे और भी चिंतित हो गए। ऐसा लगा कि प्रोफेसर अरूप गुप्ता भी इतनी गंभीर स्थिति में कोई व्यावहारिक समाधान नहीं सोच पा रहे थे। क्या वे वाकई यहाँ मरने वाले थे? वे हिचकिचा रहे थे, व्याकुल और निराश थे, लेकिन भूत केवल इसलिए नहीं रुकने वाले थे क्योंकि वे हिल नहीं रहे थे। जल्द ही पास के एक भूत ने थोड़ी देर रुकने के बाद आखिरकार अपना दूसरा पैर ताबूत से बाहर निकाल लिया। इसके बाद अन्य भूतों ने भी बारी बारी से अपने पैर बाहर निकालने शुरू कर दिए। ये क्रिया इस बात की भविष्यवाणी लग रही थी कि भूतों ने घोस्ट कॉफिन की बेड़ियों को पूरी तरह से तोड़ दिया है और वे अपनी हिलने डुलने की क्षमता वापस पाने वाले हैं। हालांकि सबके सामने ताबूत में खड़ा भूत नहीं हिला था। वह अभी भी घोस्ट कॉफिन से एक पैर बाहर निकालने की मुद्रा में था, मानो ली जुन ने उसे दबा दिया हो। वास्तव में वह ली जुन नहीं था जिसने भूत को दबाया था, बल्कि पिछले पैटर्न थे जो अभी भी उसे प्रभावित कर रहे थे। क्या यह आ रहा है? दूसरों को ऐसा लगा जैसे उनका सिर फट जाएगा। वे केवल असहाय होकर देख सकते थे, क्योंकि एक के बाद एक भूत अपने ताबूतों से बाहर निकल रहे थे और उनकी ओर बढ़ रहे थे। हम निश्चित रूप से इस बार मरने वाले हैं, कोई पहले से ही कांपती आवाज में शोक गीत की तरह बोला। ली जुन ने फिर से अरूप गुप्ता की ओर देखा। उसके होठों पर कड़वाहट और लाचारी थी। उसे लगा कि आज एक आध्यात्मिक घटना में अन्य भूत शिकारियों की तरह मरना ही उसके जैसे लोगों की नियति है। उसकी अपनी मृत्यु एक बात थी, लेकिन यदि प्रोफेसर अरूप गुप्ता यहाँ मर जाते तो भविष्य की आशा की किरण बुझ जाती। आखिरकार उन्होंने पहले ही एक नई शोध दिशा खोज ली थी। बस उन्हें थोड़ा समय मिल जाता तो भूत शिकारियों की जीवन स्थितियों में फिर से सुधार हो जाता। फिर भी इस क्षण सुनीता हार मानने को तैयार नहीं थी। वह एक ऐसी व्यक्ति थी जो पुनर्जीवित हुई थी। वह यहाँ बिना कुछ किए मरना नहीं चाहती थी। हालांकि वह हंसना चाहती थी लेकिन नहीं हंस सकी, रोना चाहती थी लेकिन रो भी नहीं सकी। घोस्ट फेस दबा दिया गया था। इस भूत की क्षमताएं इतनी अभेद्य थीं कि हर भूत दब जाता था। भूत करीब आ रहे थे। तभी वह भूत भी हिलने लगा जिसे ली जुन ने पकड़ रखा था। वह सख्त और काला पड़ा हुआ शव यंत्रवत रूप से हिलने लगा। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था क्योंकि एक पैर ताबूत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। ली जुन के शरीर पर घोस्ट फ्लेम धीरे धीरे बुझ गई। उसका आधा शरीर पहले से ही झुलस चुका था। निराशा के इस क्षण में हर कोई शांत हो गया, मानो अपनी नियति को स्वीकार कर लिया हो। वे चुपचाप मृत्यु के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। भूत उम्मीद के मुताबिक पहुंच गया, साथ ही एक बढ़ता हुआ अंधेरा भी। अंधेरे में भारी कदमों की आहट गूंजी, मानो वे सबके दिलों को कुचल रहे हों। जैसे ही हर कोई आसन विनाश का सामना कर रहा था, एक विचित्र दृश्य घटा। अंधेरे के बीच में अचानक एक पतली लाल रेखा दिखाई दी। ये रात में दूर से हिलाए गए ग्लो स्टिक की तरह थी, और फिर वह पतली लाल रेखा तेजी से बदली और अधिक उज्ज्वल और मोटी होती गई, जैसे कोई खूनी घाव या अंधेरे में एक आंख जिसने अभेद्य रात की खाई को चीर दिया हो। उसके बाद उस चीरे में से बिना खून के निशान,
वाला एक पीला हाथ बाहर निकला। लगभग उसी समय अरूप गुप्ता, ली जुन, सुनीता, अनिकेत और अन्य सभी ने अपने कंधों पर एक ठंडा, सख्त हाथ महसूस किया। प्रत्येक हाथ के पीछे एक विचित्र, चमकीली लाल आंख थी। उन आंखों से लाल रोशनी निकली जिसने घोस्ट हैंड द्वारा पकड़े गए प्रत्येक व्यक्ति को घेर लिया। ये लाल रोशनी अंधेरे से नष्ट नहीं हो सकती थी क्योंकि यह अब भयंकर भूतों का क्षेत्र नहीं था। यह क्या है? अरूप गुप्ता ने शुरू में केवल अपने कंधे पर कुछ महसूस किया, उन्हें लगा कि उन पर किसी भूत ने हमला किया है। लेकिन अंत में लाल रोशनी में उन्होंने अपने कंधे पर वह हाथ देखा और उससे भी अधिक, हाथ के पीछे उगती हुई वह आंख देखी जिससे वे बहुत परिचित थे। विरोध मत करो, मैं तुम सबको यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, अंधेरे में लाल दरार से एक आवाज़ आती प्रतीत हुई। रोहित! यह आवाज़ सुनकर हर कोई कांप उठा। अगले ही पल लाल रोशनी में घोस्ट हैंड गायब हो गया। साथ ही वे लोग भी गायब हो गए जिन्हें हाथ ने पकड़ा था। बस एक क्षण में अंधेरे में मौजूद सभी लोग जा चुके थे और अंधेरे को चीरने वाला वह लाल घाव तेजी से बंद हो गया। लेकिन इसके गायब होने से पहले एक हाथ ने पास के घोस्ट कॉफिन को पकड़ लिया। अगले ही पल घोस्ट कॉफिन भी गायब हो गया। अंधेरे के पूरे विस्तार में भूतों के समूह ने अचानक हिलना बंद कर दिया। भूतों ने अपना लक्ष्य खो दिया था। इस घोस्ट डोमेन में अब भूतों के हमला करने के लिए कोई वस्तु नहीं बची थी, इसलिए वे रुक गए। फिर अन्य भूत और घोस्ट कॉफिन गायब होने लगे, जब तक कि अंधेरे में केवल एक आकृति खड़ी रह गई। और इस दौरान घोस्ट एनवॉर के नाम से जानी जाने वाली सत्ता घोस्ट कॉफिन से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हुई थी। उसका पुनरुत्थान पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, वह बस एक कदम दूर था। अध्याय 483। अब तक कोई हलचल नहीं हुई। क्या रोहित अपने अभियान में विफल रहा? पास की पहाड़ी पर रुके हुए कई लोगों ने प्रयोगशाला के आसपास अपना ध्यान केंद्रित कर रखा था, जो अब भी एक घने धुंध की तरह अंधेरे से ढकी हुई थी जिसे हटाया नहीं जा सका था। शुरुआत से लेकर अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ था, कम से कम बाहर वालों के लिए तो यही स्थिति थी। घोस्ट डोमेन प्रेत क्षेत्र टस से मज नहीं हुआ था, कोई बाहर नहीं आया था और यहाँ तक कि किसी भूत की परछाई भी दिखाई नहीं दे रही थी। इसके अलावा रोहित को उस अंधेरे में गायब हुए काफ़ी समय हो चुका था। एक घोस्ट मास्टर के लिए ऐसे पेचीदा मामलों से निपटने का परिणाम आमतौर पर जल्दी निकलता है। सफलता का मतलब सफलता और विफलता का मतलब पतन। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। मुख्यालय ने अभी अभी समय सीमा दी है। अगले 5 मिनट में अगर रोहित की ओर से कोई हलचल नहीं हुई तो मुख्यालय और लोगों को भेजेगा। हम पूरे बचाव अभियान का दारोमदार इस एक लड़के पर नहीं छोड़ सकते। आखिरकार वह अभी नया है जो हाल ही में उभरकर सामने आया है। अगर जयपुर शहर में हंग्री घोस्ट भूखा भूत वाली घटना न हुई होती तो उसे पहचानता ही कौन? निरीक्षकों के बीच किशन नाम का भूत शिकारी जमीन पर उकड़ू बैठा सिगरेट पी रहा था और माथे पर बल डालकर देख रहा था। नया, इसके बाद उसे नया नहीं माना जाएगा। उपमंत्री ने सबसे पहले रोहित के बारे में सोचा, जिससे पता चलता है कि मुख्यालय के भीतर उसका कद काफी बढ़ चुका है। हालांकि मैं चाहता हूं कि वह किसी घटना में गिर जाए, लेकिन दुर्भाग्य से ये लड़का बहुत भाग्यशाली है। ट्रेनिंग सेंटर में हुई घोस्ट एनवॉय प्रेत दूत वाली घटना भी उसे मार नहीं सकी, रोहन ने कहा, जिसे रोहित के बढ़ते प्रभाव से दबाव महसूस हो रहा था। किशन ने उत्तर दिया, ये भाग्य की बात नहीं है, रोहित में वास्तव में कौशल है। उसके विकास का ग्राफ अन्य भूत शिकारियों से अलग है। उनमें से अधिकांश गलती से किसी सुप्त अलौकिक घटना में फंस गए और संयोग से मास्टर बन गए। रोहित अलग है। उसका पहला सामना ही ए लेवल की घटना से हुआ था, जिसका कोड नाम घोस्ट डोर नॉकर था। ए लेवल की घटना। उस समय तो मुझमें भी ये दावा करने की हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे बच पाऊंगा। और वह अनुभवहीन हाई स्कूल का छात्र न केवल जीवित बचा बल्कि एक घोस्ट मास्टर बना और अपने 6 सहपाठियों को भी बचाया। किशन सिगरेट पीता रहा। पूरा स्कूल और उनमें से केवल वे 7 ही बचे। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। तुम कहना क्या चाहते हो? रोहन ने उसकी ओर देखा। ये साबित करना चाहते हो कि वह कुछ खास है? नहीं, मेरा मतलब है कि रोहित का शुरुआती बिंदु ही बहुत ऊंचा है। सिर्फ ए लेवल की घटना में जीवित रहना ही अन्य मास्टर से कहीं आगे निकलने के लिए काफ़ी है। जबकि बाकी लोग धीरे धीरे सी लेवल से शुरुआत करते हुए विभिन्न घटनाओं का सामना करते हैं। वह अलग है। विश्व स्तर पर इतनी सारी अलौकिक घटनाएं हो रही हैं और भूत मास्टर्स की कुल संख्या कम नहीं है। उसके जैसे कुछ लोगों का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, रोहन ने तर्क दिया। लेकिन अब तक जीवित रहना सामान्य नहीं है, किशन ने पलटकर जवाब दिया। मुझे लगता है कि यह लड़का स्वाभाविक रूप से अलौकिक घटनाओं को संभालने के लिए ही बना है। अरविंद ने इस्तीफा देने से पहले उसे बहुत सम्मान दिया था। अगर रोहित इस बार सफल हो जाता है तो भविष्य में हमें शायद उसे कैप्टन रोहित कहना पड़ेगा। कैप्टन रोहित? रोहन के चेहरे पर तुरंत अंधेरा छा गया। इसका मतलब था कि अब रोहित को दबाया नहीं जा सकता था। और जब वे बात कर रहे थे, अचानक पास की एक खुली जगह पर अप्रत्याशित रूप से लाल चमक फैल गई।
ये लाल रोशनी अचानक आए लेकिन उतनी ही जल्दी गायब भी हो गई, जैसे किसी ने लाइट का स्विच ऑन ऑफ किया हो। जो लोग परिवेश के प्रति सचेत थे उन्होंने तुरंत ध्यान दिया। जब उन्होंने खुली जगह की ओर देखा तो पाया कि वहां लोगों का एक समूह अचानक प्रकट हो गया था। वे प्रोफेसर अरूप गुप्ता, ली जून, अनिकेत और अन्य लोग थे। क्या वह सच में लोगों को बचाने में कामयाब रहा? ये दृश्य देखकर किशन चौंक गया, उसके हाथ से सिगरेट छूट गई और वह अचानक खड़ा हो गया। उसे पहले रोहित से बहुत उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह खुद उस घटना में शामिल रहा था और वहां से भाग निकला था। उन परिस्थितियों में जीवित बाहर आना लगभग असंभव था। नहीं, नुकसान हुआ है। लोग कम हैं, रोहन ने गौर किया। भीड़ में लोगों की संख्या पहले से कम थी। निस्संदेह जो गायब थे वे उस अंधेरे में मर चुके थे। क्या वह बाहर आ गया? इस क्षण अरूप गुप्ता जमीन पर खड़े थे। उन्होंने चारों ओर देखा और अंत में अपनी निगाहें अपने पीछे खड़े रोहित पर टिका दी। मुख्यालय की सहायता थोड़ी देर से आए। 1 मिनट और होता तो हम सब अंदर ही खत्म हो जाते। ऐसा लगता है कि आपको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, प्रोफेसर? रोहित पास आया। वह लाल रोशनी की एक परत से घिरा हुआ था जिससे वह कुछ हद तक पारलौकिक लग रहा था। उसके बगल में बिना ढक्कन वाला एक ताबूत चुपचाप उसके पैरों के पास पड़ा था। जब मैंने तुम्हारा घोस्ट डोमेन देखा तो मुझे वास्तव में थोड़ा आश्चर्य हुआ था। मुझे लगा था कि मुख्यालय किसी और को भेजेगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह तुम होगे। अरूप गुप्ता ने उसे परखा। ट्रेनिंग सेंटर में तुम इस डोमेन से बाहर तक नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन अब तुम घोस्ट एनवॉय के स्थान पर जवाबी हमला कर सकते हो। लगता है कि तुम में कुछ नए बदलाव आए हैं। क्या ये तुम्हारी मदद कर रहा है? अरूप गुप्ता के इरादे पैने थे। उन्होंने सीधे ह्यूमन स्किन स्क्रॉल के रहस्य पर निशाना साधा। रोहित ने शांति से जवाब दिया, मुझे लगता है कि इस मोड़ पर आपके पास मुझसे सौदा करने की योग्यता नहीं बची है। आखिरकार आपने अपना मोहरा खो दिया है। सौदा करने के मोहरे मेरे पास ऐसे बहुत से हैं, अरूप गुप्ता ने जवाब दिया। उन्हें कॉफिन नेल ताबूत की कील खोने का कोई गम नहीं था। इससे पहले कि रोहित जवाब दे पाता, सुनीता और अनिकेत पहले से ही उसे खुशी से देख रहे थे। धत तेरे की, रोहित, सच में तुम ही थे। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मुझे लगा हम पर किसी भूत ने हमला कर दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हमें बाहर निकालोगे। अनिकेत हंसा और रोहित को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा। मौत के मुंह से निकलकर आने का एहसास ही कुछ और है। बिल्कुल, सुनीता ने जोड़ा। वह थकी हुई लग रही थी लेकिन कृतज्ञता से भरी थी। अगर इस बार तुम न होते तो हम निश्चित रूप से मर जाते। किसी को तो तुम्हें बचाना ही था, रोहित ने बेपरवाही से कहा। विनम्र मत बनो, अनिकेत ने सिर हिलाया। अगर किसी और को भेजा गया होता तो हम अब तक लाश बन चुके होते। वे तुम्हारी तरह इतने निर्णायक नहीं होते। खून खून, एक कमजोर खांसी सुनाई दी। ली जून, जिसका शरीर आधा झुलस चुका था, जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज होने लगीं। ली जून को क्या हुआ? रोहित ने पूछा। अरूप गुप्ता ने दूर से देखा। उसने भूत की शक्ति का अत्यधिक उपयोग कर लिया, लेकिन चिंता मत करो, वह मरेगा नहीं। उसे थोड़ा समय दो, वह ठीक हो जाएगा। ली जून की भूतिया शक्ति यह सुनिश्चित करती थी कि उसका मेजबान न मरे, जैसा कि उपेंद्र गुप्ता के मामले में हुआ था। प्रोफेसर अरूप गुप्ता को सुरक्षित देखकर बहुत अच्छा लगा। हालांकि ये बात करने के लिए सही जगह नहीं लगती। क्या हम पहले यहाँ से चलें? रोहन ने सुझाव दिया जब वह और किशन पास आए। रोहित ने अंधेरे की ओर देखा। चूंकि मैं इसे संभाल रहा हूं, तो चलिए कुछ आपातकालीन उपाय करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। मुझे नहीं पता कि इससे कोई मदद मिलेगी या नहीं, लेकिन कम से कम हमें मन की शांति तो मिलेगी। उसके बोलने के बाद उसके माथे पर मौजूद घोस्ट आई प्रेत आंख तुरंत खुल गई। घोस्ट डोमेन की विशिष्ट लाल रोशनी ने पास के अंधेरे क्षेत्र को घेर लिया। अगले ही पल एक चौंकाने वाला और अविश्वसनीय दृश्य घटा। आसपास का परिदृश्य बदलने लगा। जमीन धंस गई, पहाड़ियां उठ गईं और सबकी आंखों के सामने एक घाटी बन गई जो चारों ओर से घिरी हुई थी। घाटी के केंद्र में अंधेरा बना रहा। अडिग आम लोगों के लिए ये जगह अब अदृश्य और दुर्गम थी। ये केवल इसे छिपा सकता है। अगर भूत बाहर आना चाहता है तो वह अभी भी आ सकता है, रोहित ने कहा। लेकिन बाकी लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। क्या घोस्ट डोमेन का उपयोग जमीन की बनावट बदलने के लिए भी किया जा सकता है? आप सब मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? रोहित ने कुछ उलझन के साथ पूछा।